Welcome back, everyone. In the previous session, we have seen the stages or the phases of the menstrual cycle. Menstruation phase, first phase, it is for about 3 to 4 days. Then follicular या proliferative phase for about 10 days after that, up to approximately 14th day. Ovulatory phase lasting just about half to 1 day around the 14th day. And lastly, from the end of the ovulatory phase till the start of the next menstrual cycle, which means till the end of this menstrual cycle, for about almost 14 days, from 14th to 28th day, that is what we call as luteal or also secretory phase. ये चार नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये approximately A, B, C, D यहाँ बनाया हुआ है. So यहाँ पे एक menstrual cycle का one single menstrual cycle of about 28 days. This is what we are trying to show. अभी हम इसमें डिस्कस करने जाएंगे कि इस menstrual cycle में ये मेन इवेंट्स एक्चुअली ओवरीज में क्या हो रहे हैं, यूट्रस में क्या हो रहे हैं, एंड हाउ द डिफरेंट हॉर्मोन्स आर अफेक्टिंग दिस. बिकॉज ऑफ दीज चेंजिंग हार्मोन लेवल्स ये ऐसा इफेक्ट क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम यहां देखने जा रहे हैं आज. तो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले वी से दैट द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस from the day on which menstruation begins. So for a reproductive age group lady, a lady somewhere around 13-14 years के बाद till about say 45-50 years तक जिसके regular menstrual cycles हो रहे हैं, and typically on an average one menstrual cycle is about 28 days, that is what we are assuming and discussing here. तो इसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल किस दिन शुरू होती है, किस स्टेज से शुरू होती है? तो जिस दिन वेजाइना से ब्लीडिंग शुरू होता है, एंड अगेन कीप इन माइंड ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ब्लीडिंग नहीं है. इट इज नॉट एज इफ कोई इंजरी होके उसमें से खून निकल रहा है. इट इज के इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम विच हैज सेल्स, विच हैज ग्लैंड्स, ये सब दे आर ऑल गेटिंग डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, किल्ड एंड रिमूव्ड. This layer is being shed away, उसको हटाया जा रहा है. And that together with उसके साथ साथ अगर लेयर निकालोगे, उसमें अगर ब्लड वेसल्स है तो थोड़ा ब्लीडिंग तो डेफिनेटली होगा. वो ब्लड क्लॉट होके कुछ सॉलिड क्लॉट्स भी होंगे. ये सब कुछ यूट्रस इसको थोड़े से अपने कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू फोर्स आउट करके इट इज पुशिंग इट आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड थ्रू द वेजाइना दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज्ड. That is what we call as menstruation. It goes on for about 3 to 5 days. In some ladies, this can be for shorter duration. In some, it can be for a longer duration. इसमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा endometrium loss होता है, तो बहुत ज़्यादा bleeding नजर आती है. कुछ में थोड़ी कम होती है. So इसमें variations हो सकते हैं. But for a typical, normal, healthy lady, this process is about 3 to 4 days, and that is what we have also tried to show in our cycle. अब इस वक्त यूट्रस में क्या हो रहा है? तो बिफोर द मेंस्ट्रुएशन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इनर लेयर ऑफ द यूटेरस इज एंडोमेट्रियम, उसका थिकनेस, उस लेयर का थिकनेस वाज अराउंड 10, 12, 13, 15 के आसपास मिलीमीटर. सो अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग इतना वो मोटा बन गया है, इतना वो थिक बन गया है. उसमें क्या क्या है? तो उसमें बहुत सारे सेल्स, ग्लैंड्यूलर सेल्स है, जिनके सेक्रीशंस बाहर आ रहे हैं और इस लाइनिंग को सॉफ्ट करते जा रहे हैं, सो दैट अगर एक फर्टिलाइज्ड ओवम, जाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एज अ स्मॉल एम्ब्रियो, एज अ डेवलपिंग ग्रोइंग एम्ब्रियो, अ फ्यूचर बेबी अगर वो आ गया, तो ये यहाँ पे अंदर लाया जा सकता है, उसका इम्प्लांटेशन हो सकता है, so that it will grow. Eventually, inside the uterine cavity, the baby can grow and it can get its nutrition from here. इसके लिए ये सारी प्रिपरेशन होना जरूरी है.
तो वो प्रिपरेशन अगर ये फर्टिलाइजेशन होकर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुआ हो तो ये किया हुआ प्रिपरेशन कोई बैक्टीरिया और फंगस खा के लेके जाएंगे। सपोज आपने किसी गेस्ट के लिए खाना अच्छा बना के रखा और वो गेस्ट आया ही नहीं, तो वो खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने उसको नहीं खाया तो बैक्टीरिया एंड फंगाई विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट। सेम वे फीटस या एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए ये लेयर बहुत अच्छा बना है, उसने कुछ सेक्रीशंस बनाए हैं। अगर वो फीटस या एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ, which is very likely a lady doesn't keep on producing children all through her life, she's going to have maybe 1 or 2 children। तो menstrual cycle में, हर menstrual cycle में reproductive activity थोड़ी होगी, कभी नहीं होगी। We nowadays, you know, we practice what we call as the contraception, so we do not want too many children, so एक हद से ज्यादा children नहीं पैदा होने वाले वैसे भी। so ये जो है ये इवेंट नहीं हुआ, तो then this has to be taken out, otherwise bacteria and fungi will destroy it and will cause infection। so ये endometrium loss हो रहा है, thickness 3-4 मिलीमीटर तक कम हो जाती है। so from a thickness of about 10, 12 or 15 millimeter, it becomes just 3 to 4 millimeters। all the rest is removed in this phase। while this is happening in the uterus, what else is happening? तो on one hand pituitary की तरफ से FSH level, so this is FSH, यहां पे मैं लिख रहा हूं, sorry, this is FSH, एक मिनट, this one is FSH। मैं थोड़े अलग कलर्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको अलग अलग पार्ट्स का अलग दिखा सकूं। आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस। आपके मोबाइल पे शायद ये कभी थोड़ा ठीक दिखे ना दिखे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़ा दिखेगा, बट कुछ लोग आई एम श्योर मोबाइल पे भी पढ़ेंगे। सो आई जस्ट होप यू विल बी एबल टू सी दिस क्लियरली। नहीं तो किसी दिन मोबाइल के बजाय एक आध लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लाइब्रेरी में जाके, इफ यू डोंट हैव इट एट होम, तो जाके जरूर देख लेना। नाउ अकॉर्डिंगली एफएसएच की ये लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पिट्यूटरी हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ लिटिल मोर एफएसएच, ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। एफएसएच का इफेक्ट जो है वो फॉलिकल्स पे है। सो फॉलिकल्स जो है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो ग्रोथ प्रोग्रेस होती है, इनमें से कुछ के पास ये आ गया तो इनके फॉलिकुलर सेल्स जो है वो ईस्ट्रोजन अपना रिलीज करेंगे। सो वी फाइंड दैट ईस्ट्रोजन लेवल आल्सो इंक्रीजेस। एज ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस, इट टेल्स द पिट्यूटरी कि तुम अब थोड़ा कम हो जाओ। देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक। अदरवाइज ये बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, तो ये और बढ़ेगा। ऐसे उल्टा हो गया तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट इफेक्ट। We want a negative feedback। FSH will tell follicles to grow. Growing follicles will produce more estrogens. More estrogens will tell the FSH, तुम थोड़ा सा अब plateau हो जाओ, soft और smooth हो जाओ। Don't keep on increasing. Remain stable. So it remains stable like this. The negative feedback keeps it stable. At this time, LH level has not yet started increasing. It is still very baseline. So LH की ये ग्राफ है वो, and progesterone भी बढ़ा नहीं है, वो भी अभी stable है। So menstrual phase में FSH is just about starting, and in response to that estrogen is just about starting. Most important thing is the change in the uterus, where endometrium lining is removed in the phenomenon which we call as menstruation, या in simple day-to-day life we sometimes call this as menses, या periods आना and so on। So ये process यहाँ पे main event है। 3-4 दिन के बाद ये activity खत्म हो जाती है and the proliferative phase begins। Proliferative phase को हम we also call it follicular phase। Now why do we call it follicular phase? Because इस stage में इन 10 दिनों के आसपास अगर आप ओवरी को डिटेल में देखोगे, उसका मैग्निफाइड स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो उसमें मेन इवेंट क्या है? तो एक ग्राफियन फॉलिकल अपनी लास्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है।
ग्राफियन फॉलिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ओवरी एट दैट टाइम. उसकी सेक्रीशंस, ईस्ट्रोजन वो मेन सेक्रीशन भी है. सो फिजियोलॉजिकली भी सबसे एक्टिव कोई है तो वो फॉलिकल है. So because follicular activity is the main thing in the ovary, this part is called as follicular phase. साथ साथ अगर यूट्रस में देखेंगे तो the number of cells in the endometrium lining, they are multiplying. Some of them are multiplying to produce glands. The number of blood vessels, small capillaries for bringing blood, इनकी भी increase हो रही है. Proliferation means multiplication या increase होना. सो ये जो एंडोमेट्रियम लॉस होकर छोटा हो गया था, पतला हो गया था, वो धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है. उसमें सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, उसमें ग्लैंड्स का नंबर बढ़ रहा है, ग्लैंड सेल्स बढ़ रहे हैं, कैपिलरीज बढ़ रही है. एवरीथिंग इज प्रोलिफरेटिंग, दे आर ऑल इंक्रीजिंग इन नंबर. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोलिफरेटिव. दोनों नाम सही है. एंड इसलिए इसको ओवरी के एंगल से अगर सोचेंगे तो फॉलिक्यूलर कहेंगे. यूट्रस के एंगल से अगर सोचेंगे तो इसको हम प्रोलिफरेटिव कह सकते हैं. सो फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव, दीज आर द नेम्स फॉर दिस फेज. एंड सो दैट इज द इवेंट हियर. अब आप देख सकते हैं कि यहां पे ग्राफियन फॉलिकल लास्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है. अब इसमें हम दिखा तो देते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में भी यह है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन रिलीजिंग, ये सब 10 दिन में नहीं होता है. This goes on actually over several months. So धीरे धीरे जो सबसे बड़ा ग्राफियन फॉलिकल हुआ है वो अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, either in right ovary or in left ovary, and that is why that last follicular main important role, इसलिए इसको follicular phase. अब approximately around the 14th day we find that जो FSH थोड़ा सा प्लेटो हुआ था, ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, अप्रोक्सीमेटली लेवल रह चुका था, वो अचानक से थोड़ा सा बढ़ता है. ये लेवल क्यों हुआ था? क्यों? Why had it stagnated? Why did it become a plateau? Because estrogen which had increased, and estrogen had increased because follicles had increased, तो इसने इसको नेगेटिव फीडबैक देके उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया था. Around the 14th day, for reasons which even physiologists and even scientists don't know exactly why this happens, but what we find is estrogen has gone high. It has reached quite a high level. बढ़ते it has become quite high. A high estrogen level together with a sudden small increase in the FSH level also causes a very high sharp increase of luteinizing hormone level. So this is what we call as a luteinizing hormone spike या luteinizing hormone surge, a sudden increase in activity. इस हार्मोन का नाम luteinizing है. Luteinizing means to form a lutein structure. Means what? To form a corpus luteum. Corpus luteum क्यों बन गया? तो ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ही ओवम बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर जो एंट्रल फ्लूइड था वो, और यहां से ओवेरियन वॉल को पंक्चर करके मेकिंग अ स्मॉल होल इन इट, द ओवम हैज बीन पुश्ड आउट. सो आफ्टर डूइंग दिस द ग्राफियन फॉलिकल, इसमें थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा, एक थोड़ा सा ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ये प्रोटीन रिच फ्लूइड थोड़ा सा पीला दिखना शुरू हो जाएगा. And so this will become a slightly yellowish colored body. So let's show it like that. This has now become a slightly yellow colored body because of the proteins in it and the mixing of a little bit of blood clot in it. So lut in Latin and Greek means yellow. So that is why we call this corpus luteum. Corpus luteum. In short, I am writing here CL, corpus luteum. Corpus luteum, corpus means body, luteum means yellow. So yellow color body बन गई. Graphian follicle gets converted into corpus luteum, यानी कि उसका luteinization हो गया. ये किसने करवाया? इस हार्मोन ने करवाया. Luteinizing hormone is the main hormone which brings about ovulation.
ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, and because of ovulation Graafian follicle becomes corpus luteum, so we call it luteinizing hormone. How does it bring about the release of ovulation, the release of the ovum and ovulation? कैसे करता है? तो ओवरी की जो वॉल है जहां पे एक ग्राफियन फॉलिकल बढ़ते बढ़ते बड़ा होके वहां अपनी ओवम को, इट इज जस्ट देयर ऑन द इनसाइड ऑफ दैट वॉल, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सेक्रीशन acts on this part of the ovarian wall and it makes it weak. It damages the tissue over there. Not on a very grand scale. ये नहीं कि इतनी ओवरी इतनी है तो 1 सेंटीमीटर का बड़ा छेद बना. No, just less than even 1 millimeter. Very small area where there is a Graafian follicle on the inside of the ovary. अंदर की साइड से ओवरी में जहां Graafian follicle develop हो रहा है वहां ओवरी के वॉल के आसपास एक छोटा सा लेयर डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है. अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सम अदर लोकल हार्मोन्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे डैमेज द वॉल, एंड द वॉल व्हेन इट गेट्स डैमेज्ड एंड बिकम्स वीक, द ओवम ऑटोमेटिकली गेट्स पुश्ड आउट. क्योंकि वहां पे वॉल अगर नहीं है तो वो कैसे बच के रहेगी, वो बाहर आ जाएगी. Besides यहाँ एंट्रल फ्लूइड है, उसकी तरफ से उस पर थोड़ा प्रेशर है, तो इट गेट्स पुश्ड आउट. एंड सो ओव्यूलेशन अकर्स अराउंड द 14th डे. दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज की शुरुआत के स्टेज में आपको थोड़ा सा ईस्ट्रोजन हाई हो चुका है, एफएसएच भी हाई हो चुका है, एंड एलएच बहुत हाई हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच ओवेरियन वॉल हैज बिकम वीक and ovulation has occurred and ovum has been pushed out. Then that will be taken to the oviduct and oviduct will conduct it further for fertilization. वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन ओवरी में ये चेंजेस होते जा रहे हैं. सो यूट्रस में प्रोलिफरेशन, ओवरी में फॉलिकुलर फेज का बढ़त होते जाना, ओव्यूलेशन स्टेज के आसपास 14th डे के आसपास इन हार्मोन्स में एफएसएच और ईस्ट्रोजन में एक हल्का सा राइज और एलएच में एक बहुत ज्यादा राइज दिखाई देना, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होकर ओवम रिलीज हो जाएगा. ये ओव्यूलेटरी स्टेज तक के मेन चेंजेस आ गए. अब इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे कॉर्पस लूटियम जो बन गया है, कॉर्पस लूटियम विल नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन नाम का आप मीनिंग समझ लीजिए. Pro means favoring also. Gest means pregnancy. So the hormone, the steroidal hormone which favors or supports or encourages or allows for the continuation of pregnancy, वो है progesterone. So progesterone hormone की लेवल अब यहां आप देख रहे हैं बढ़ते जा रही है. ये देखो, ये बढ़ते गई यहां पे. इसको कौन बना रहा है? कॉर्पस लूटियम बना रहा है. This is producing this progesterone. Now, corpus luteum को किसने बनाया? LH ने बनाया. LH की लेवल कम होते गई, तो corpus luteum बन तो गया, but it can't live forever. It needs a little encouragement from luteinizing hormone, क्योंकि luteinizing hormone के इफेक्ट से ही तो वो बना है. उसी ने तो ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया corpus luteum में. So it is not going to live forever. It lives typically for about 8 to 10 days. पहले वो बहुत एक्टिवली प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू करता है. सो ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ती हुई जाती है. बट आफ्टर अबाउट अ फ्यू डेज, corpus luteum itself, as you can see, starts becoming smaller and smaller. It shrinks further and it no longer remains yellow. It now becomes white in color and we now call it corpus albicans. Alba means white. Corpus albicans बन जाता है. Around the 10th day after ovulation तक या 12th day at the most, तब तक वो डेफिनेटली मर चुका होता है. मरने से पहले भी उसकी एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती गई है. सो प्रोजेस्टेरॉन हैज रीच्ड अ पीक बट इट हैज नाउ स्टार्टेड फॉलिंग. प्रोजेस्टेरॉन का मेन इफेक्ट है प्रेगनेंसी फेवर करना, यानी कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम की ये जो लाइनिंग है इसको बनाए रखना, टू कीप इट एक्टिव,
to keep it rich in blood supply, to keep it rich in glandular activity. So secretions have increased over here, and so this is secretory phase, mainly under the effect of progesterone. तब तक शुरू में इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन ने इसको प्रोलिफरेट करवाया, इसको बड़ा बनाया, under the effect of estrogen, which has also still remained, but now mainly because of the effect of progesterone, it has become very very glandular. Glands का बहुत branching हो गया, बहुत सारी secretions आ चुकी है. So अब ये एकदम बढ़िया बन चुका है. This is something like if a farmer wants to sow a seed and he wants it to grow very nicely, तो वो क्या करेगा? Will he keep big soil particles and clay particles? No, उसको वो तोड़ फोड़ के एकदम soft बनाएगा. उसमें थोड़ा fertilizer, manure mix करके उसको very very nutritious बनाएगा, so that the seedling can get its nutrition and grow nicely as a tree. So वैसे ही the uterus is preparing for the implantation of the fertilized ovum. Of course, that is not really technically a seed. Seed तो plants में है, ये तो zygote है, हम animals की यहाँ बात कर रहे हैं, but ultimately process somewhat similar है. Something that is very young needs to be nourished. उसको इस छोटी सी young condition में अच्छा न्यूट्रिशन देना जरूरी है, उसको अच्छा इम्प्लांटेशन होने के लिए इस टिश्यू को सॉफ्ट रखना जरूरी है. So that is all happening over here, mainly under the effect of progesterone. That is why we call it progesterone, favoring pregnancy. Pregnancy के लिए suitable conditions बना रहा है. ये होते होते अगर pregnancy नहीं हुई, तो कोई ओवम नहीं आया, कोई fertilization नहीं हुआ है, तो फिर ये बना बनाया हुआ layer will be dangerous to the lady. It can cause infections. अब इसको हटाना जरूरी है. तो बाय दैट टाइम वी फाइंड धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? क्योंकि कॉर्पस लूटियम छोटा होते जा रहा है. फाइनली वो मर चुका है, उसका एक एट्रेटिक फॉलिकल बन चुका है. कॉर्पस अल्बिकांस पहले, धीरे धीरे एट्रेटिक फॉलिकल, एट्रीशिया एकदम श्रिंक होके, श्रिवल होके धीरे धीरे गायब होने की तरह हो जाएगा. ओवरी में वो हार्डली दिखेगा भी. तो ये जैसे जैसे होने जा रहा है, तो अल्बिकांस होते होते उसकी सेक्रीशंस कम हो गई. सो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होते गई, सो ब्लड लेवल फॉल्स. अब ये यूट्रस का लेयर जो है, एंडोमेट्रियम लेयर, वो बोलेगा अंडर दी, वो प्रोजेस्टेरोन को कह सकता है या कॉर्पस लूटियम को कह सकता है, आप लोगों ने मुझे सेक्रीशन पे, यू एनकरेज मी, तो मैंने सेक्रीशंस बढ़ाए. आप खुद ही अगर कम होने जा रहे हो तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे सपोर्ट रखने के लिए, मुझे मेरी सेक्रेटरी एक्टिविटी जारी रखने के लिए, to continue that, I need a high progesterone level. If the progesterone level itself says no, then what will I do? And so it starts preparing for getting a little decreased in size and starts preparing for getting shed away and being removed and thrown out from the body, which will mark the first day of the next menstrual cycle. So यहाँ पे एक menstrual cycle खत्म हो जाएगी. So this way, these particular hormone effects, their effects, and the events in the ovary, the events in the uterus, all of these are the combined effects that you get to see during a particular menstrual cycle. इससे related, जैसे मैंने आपको बताया, long answer question भी पूछा जा सकता है, कुछ short questions भी पूछे जा सकते हैं, और MCQs में तो जरूर इसके बारे में पूछा जा सकता है. तो इसमें आपको menstrual cycle में कब कौन से हार्मोन की लेवल ज्यादा होती है, यूट्रस में कब प्रोलिफरेशन हो रहा है, ओवरी में ओव्यूलेशन चेंज कब हो रहा है, फॉलिकल कब इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस लूटियम कितने दिन तक जी रहा है, all these things you must certainly learn and remember. All of this, whatever I have spoken, इसका मेन समरी नोट्स के फॉर्म में आपको साथ ही साथ दिया जा रहा है. वो भी आप जरूर पढ़ते रहना, उसको याद करते रहना, उसके बेसिस पे जो MCQs दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहना. रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रखो, यू विल गारंटीड डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस. पढ़ाई के बारे में आप कोई भी उसमें लापरवाही मत रखो. सो यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्कशन खत्म करते हैं. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होकर जो ओवम रिलीज हो चुकी है, द फुल मैच्योर रिलीज्ड ओवम, द फीमेल गैमीट,
इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम देखने जाएंगे। सो यहां पे ये सारा बोर्ड पे किया हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं क्लियर करता हूं। यहां पे हम एक ओवम का डायग्राम बनाते हैं और उसके पार्ट्स, लेट अस स्टडी दोज। सो लेट्स क्लियर दिस बोर्ड and let us try to draw the structure of the ovum which has been released during the ovulation stage around the 14th day of a 28-day menstrual cycle. A mature ovum and its surrounding structures, that is what we are studying. So the ovum is the female gamete. Inside, at the heart of the ovum, is what we call as the secondary oocyte. सो ये है सेकेंडरी oocyte, SECONDARY, oocyte, OOCYTE, secondary oocyte. Secondary oocyte ovum, that is the actual female gamete. So ये सबसे पहले at the center. What we find is around this it has brought along some of its cells also. Surrounding cells को लेकर ओव्यूलेशन हो चुका है और साथ ही साथ इसमें कुछ नए लेयर्स भी बने हैं. So let's try to put those layers also. So first of all, secondary oocyte में एक न्यूक्लियस जो है दिखा तो रहे हैं, एक्चुअली यहां पे मायोसिस एक्टिविटी चल रही है. इसके साथ साथ इसकी एक पोलर बॉडी भी है. ये सब कुछ रिलीज हो चुका है एंड ये न्यूक्लियस एक्चुअली एज आई सेड दिखाना अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पे मेटाफेज चल रही है. मेटाफेज में इन द सेंटर यू गेट द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, द सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज एक्चुअली डिसअपीयर्ड. डायग्राम में आपके बुक में भी ऐसा गोल दिखाते तो मैं भी गोल दिखाया हूं, बट टेक इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, एक्चुअली न्यूक्लियस वहां प्रेजेंट नहीं है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड, वो मेटाफेज चल रहा है उसका. इस स्टेज में वो ओवम रिलीज हो चुका है. इसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन. सो लेट्स राइट दैट. सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ vitelline membrane, VITELLINE, vitelline membrane. Vita means life या energy. Okay, so vitelline membrane is a very living membrane in a way. What you are trying to say is, क्यों हम इसको ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसकी एक important property है. ये ह्यूमन ओवम का विटेलाइन मेम्ब्रेन ह्यूमन स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड इट विल अलाउ ओनली अ ह्यूमन स्पर्म टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन. यू कैनॉट हैव फर्टिलाइजेशन बिटवीन अ ह्यूमन ओवम एंड अ डोंकी और अ मंकीज स्पर्म्स, नॉट पॉसिबल. सो इट हैज टू बी विद इन द सेम स्पीशीज. इज इट इन द सेम स्पीशीज और नो, ये देखने के लिए इसके पास कुछ प्रोटीन्स है which we call as fertilizing proteins, and matching that male gamete पे anti-fertilizing proteins है. ये दोनों मैचिंग साइज के, मैचिंग शेप के होते हैं for a matching species. If it is a different species, they will not match. You cannot get the sperm to enter the ovum. You cannot get fertilization. So ये इस तरीके से एक living membrane का काम कर रहा है. वो recognize करने वाला है आने वाला मेल गैमीट मेरे स्पीशीज का है कि नहीं है, इसलिए ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है. अराउंड द विटेलाइन मेम्ब्रेन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ गैप, एक थोड़ी स्पेस है. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट लेयर व्हिच वी कॉल एज जोना पेल्यूसिडा. सो दिस इज द नेक्स्ट लेयर, जोना पेल्यूसिडा. Pellucid means slightly transparent, not एकदम कांच की तरह टोटली सी थ्रू नहीं है, बट एकदम पतले बटर पेपर या एकदम
पतले मलमल के कपड़े की तरह, जैसे उसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ दिखता है बट हल्का सा धुंधला सा, समथिंग लाइक दैट, लाइक फ्रॉस्टेड ग्लास. यू कैन सी एटलीस्ट द बेसिक आउटलाइन. इस टाइप का एक लेयर है ये, दैट इज जोना पेल्यूसिडा. सो जोना पेल्यूसिडा एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस. सो लेट्स राइट दैट हियर. Peri means surrounding vitelline membrane, so perivitelline, and so perivitelline space. So आपको zona pellucida outside, perivitelline space just inside that, and then vitelline membrane inside that. This is the secondary oocyte का membrane. उसके बाजू में है इसकी एक polar body. zona pellucida के बाहर कुछ सेल्स हैं. ये सेल्स जो है वो वैसे तो थोड़े राउंडिश ओवलिश थे, बट अब वो थोड़े से पॉइंटेड हो चुके हैं. सो दे लुक समथिंग लाइक द रेज कमिंग आउट फ्रॉम द सन. जैसे छोटे बच्चे when they draw a sun, they show the sun like this. They show as if the sun is a human or a man, and they show sun like this. उससे किरणें निकल रही है दिखाते हैं ना. सो रेडिएटिंग रेज दिखाते हैं. वैसे ही ये सेल्स as if they are radiating from this, making it look like a crown. So that is why corona radiata, ये फीमेल गैमीट, ये इन अ वे मेन फेमिनिन स्ट्रक्चर है, मेन फीमेल हीरोइन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है. सो ये इन अ वे द मेन क्वीन है. सो ये क्वीन का एक क्राउन की तरह है. सो रेडिएटिंग क्राउन, corona radiata. These are cells of corona radiata. I won't show it all round, but समझ लो कि ये चारों तरफ से ऐसे cells बने हुए हैं. All these cells of corona radiata are attached to each other. They are sticking to each other with the help of a cementing substance which is holding them all together. And that cementing substance which is present in between and holding them all together, that is called hyaluronic acid. I am writing this over here, hyaluronic acid. ये नाम याद रखो. So hyaluronic acid ने corona radiata के cells को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे से चिपका के रखा हुआ है. So these are corona radiata cells. This way, from outside to inside, you have corona radiata cells bound together with hyaluronic acid, then a zona pellucida, inside which there is a thin perivitelline space, inside which there are one secondary oocyte and one polar body undergoing the next meiosis 2 division is happening over here, and आफ्टरवर्ड्स अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी. इसका मेम्ब्रेन जो है उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा गया है. एंड दीज आर द लेयर्स दैट यू विल सी फॉर दिस रिलीज्ड ओवम. द ovulation process causes the release of the ovum, which comes out together with some cells around it, some of the follicular cells around it. All of that together, this is the structure. ऐसा ही एक डायग्राम आपकी बुक में भी है, वो भी कंप्लीट डायग्राम है. मैंने जगह और समय बचाने के लिए कोरोना रेडिएटा की सेल्स एक तरफ ही दिखाए हैं, बट ऑफ कोर्स वो चारों तरफ है. दे आर प्रेजेंट ऑल साइड्स विद हाइलुरोनिक एसिड ऑल साइड्स. सो यू प्रैक्टिस दिस डायग्राम, द लेबलिंग एंड ऑल द पार्ट्स. इनके फंक्शंस क्या है, जोना पेल्यूसिडा क्यों है, क्या करता है, ये सब हम आगे देखते जाएंगे एज वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर. बट अभी के लिए कम से कम ये स्ट्रक्चर जो है ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड ओवम यू मस्ट नो. सो मेल गैमीट, स्पर्मेटोजोन, उसका भी स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है. यहां पे हमने फीमेल गैमीट, ओवम, इसका भी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके स्टडी कर लिया है. अब अगर हम समरी देखने जाएंगे, अब तक हमने क्या देखा है, तो हमने मेल एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी दोनों देख लिए. मेल फिजियोलॉजी, फीमेल फिजियोलॉजी, ये भी देख लिया.
मेल साइड पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देख लिया, फीमेल साइड पे हमने oogenesis प्रोसेस देख लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में जो स्पर्मेटोजोन बन गया उसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया। oogenesis प्रोसेस में जो ओवम और उसके सराउंडिंग सेल्स बन गए, इनका डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया। फीमेल फिजियोलॉजी में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया। ये सब देखते हुए अब हम मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल स्टडीज वी हैव कंप्लीटेड। अब रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल, सो व्हिच मींस इंटरकोर्स या कॉपुलेशन होना चाहिए। द sperms have to be released and deposited in the body of the female. From there they will have to travel and swim to the ovum to bring about fertilization. ऐसे fertilization हो गया तो उसकी आगे की डेवलपमेंट क्या होगी? The zygote formation, and from there the embryo formation and the fetus formation till a baby is ready to be delivered, childbirth, parturition. So ये सारी आगे की बातें अब हम आगे के सेशंस में करते जाएंगे। यहाँ पे we stop our discussion for this particular video recording. I am sure you will keep on with your studies. इसके बारे में कभी कभी कुछ डाउट्स आते रहे तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स जरूर पूछा करो। We are always here to help you. Keep on with your studies, do well, study well, work hard. Jai Hind.